जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनूंगा या कॉमेडियन बनूंगा या सिंगर बनूंगा, मुझे जहन में था ही नहीं। मैं 24/7 पेंटिंग करता था अपने पिताजी के स्टूडियो में। मैं जब 8-9 साल का था तो मैं बात भी करता था तो ऐसे लड़की की आवाज निकलती, मतलब मैं नॉर्मल गाना भी गाऊं, अगर फीमेल लता जी का गाना गाना मुझे वॉइस चेंज नहीं करनी पड़ती। इतनी महीन आवाज थी बाकी आपकी। इतना मैंने चिढ़ाते थे लोग कि अरे क्या तेरी लड़की से आवाज है। मेरे जितने भी गाने गए ना, मेरी मखना, शावा शावा, सोना सोना, ये हर गाने में जैसे आदर्श श्रीवास्तव जी ने बनाया ना मेरी मखना शावा, अमित जी मुझे बताते बहुत दिन हो गए आशा जी के पैर नहीं छुए। तो गया तो जैसे मैं गई, तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद बोलते सुदेश 8 सितंबर लिख रहे, अपने को शो करना है मेरे बर्थडे पे। और मुझे नहीं मालूम था एक हफ्ते में ऐसा कुछ होने वाला। मैं कुछ गाता था या म्यूजिशियन कोई बजाते थे, बोले नहीं नहीं ये पीस ऐसा नहीं है, ये गलत बजा रहे हो। अपने मुंह से वो गिटारिस्ट को कभी कभी मुझे भी नहीं, किशोर दा ने ऐसा नहीं गाया था। एक एक चीज, एक एक सुर उनको याद था, पता। आखिरी था पूरे ऐसे आंसू मतलब ना एकदम नदी बह रही थी। मतलब मुझे लगा सचिन दा सामने खड़े होके गा रहे और कांप रही थी। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या मैंने गाया कि इतना। बोले प्लीज वापस गाओगे? अरे क्या खड़े खड़े गा रहा है, मेरा हाथ पकड़, मेरा पल्लू पकड़, ऐसे गाते हैं क्या? मतलब उन्होंने मुझे हिलना सिखाया। ये जो किशोर दा, लता जी, आशा जी, बच्चन साहब, इन्होंने कभी मेरे सामने कभी नहीं कहा कि हम वी आर ग्रेट या वी आर नंबर 1, सिर्फ अपने काम पे फोकस। तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये चीजें उनसे सीखी। आज मेरे साथ वो वर्सटाइल शख्सियत मौजूद है जिनको देखने के बाद सबसे पहले जहन में आता है जुम्मा चुम्मा। और कोई नहीं, सुदेश भोसले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी शैली पॉडकास्ट में। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी जी। और जैसे मैंने कहा सुदेश जी, आपको देखने के बाद सबके जहन में अचानक से जुम्मा चुम्मा कौंधने लगता है। आपसे पूछेंगे सबसे पहले उसकी कुछ यादें, हम आपसे स्टार्टिंग में ही पूछना चाहते हैं। जुम्मा चुम्मा इतना आइकॉनिक है वो, उसकी कुछ यादें, वो जब वो बन रहा था, आपको जब सुनाई बताया गया, जी। तो क्या ये बताया गया था अमित जी का इतना बड़ा एक वो सेट लगा है, इतना बड़ा सब कुछ होने वाला है उसके अंदर? सिचुएशन पूरी बताई गई थी आपको? एक्चुअली जुम्मा चुम्मा से पहले हुँ, मैं तो स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा, मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में मैं एक कलाकार था। जी। मतलब वहाँ मैं अलग-अलग आवाज़ों में अलग-अलग एक्टर्स की मिमिक्री करता था। और उस वक़्त शायद मैं पहला कलाकार था। उस वक़्त जो कॉमेडियंस थे वो जैसे दादा मुनि, हुँ, ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, दिलीप साहब, जॉनी वॉकर, हुँ। तो ये इन स्टार्स की मिमिक्री करते थे। तो उसके बीच में मैं भी सीनियर्स को देख के कोशिश करता कि अपनी वॉइस ये करने के लिए, लेकिन होता नहीं था मुझसे। और शुरुआत ऐसे हुई कि रेडियो बहुत सुनने की आदत थी, टीवी था नहीं। तो सबसे अचानक हुँ। मेरे गले से सचिन दा की आवाज़ में गाना निकला। अच्छा। और माझी और माझी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कैसे गाया। फिर गम दिए मुश्किल कितना नाजुक है दिल, ये न जाने हाय हाय ये जालिम जमाना। तो ये ना चाहते हुए अनजाने में मैं ऐसे गाने लगा। और कॉलेज में था तो सीनियर्स को देखता था, तो एक सीनियर था, मैं भोसले साहब कैसे हैं आप, है आपका स्वागत। बोली, कैसे हो सकता है? हमारा एक सीनियर था, बोले भोसले इतने साल कहाँ थे, इतने दिन कॉलेज क्यों नहीं आए? तो बोले यार ये कैसे पॉसिबल। तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था, मैं तो पेंटिंग करता था पिताजी के साथ, फिल्म पोस्टर्स की। और कॉमेडी और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना, मैं बड़ा शांत एकदम बोरिंग आदमी, डरा हुआ है, मतलब चुप रहने वाला। मुझे शोर मस्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मुझे समझ में आने से पहले मैंने ये महसूस किया कि जो गाना जिस आवाज़ में मैं सुनता हूँ हुँ। वो आवाज़ अपने आप निकलती है, मतलब कोई कोशिश नहीं करता। और ये करते करते मैं थोड़ा स्टेज पे किसी के बर्थडे में, किसी सत्यनारायण पूजा में, तो जब मालूम पड़ा ये आवाज़ तो जाने लगा। और एक दिन अचानक मैंने अच्छा मैं जब
8-9 साल का था तो मैं बात भी करता था तो ऐसे लड़की की आवाज़ निकलती। मतलब मैं नॉर्मल गाना भी गाऊँ, अगर फीमेल लता जी का गाना गाना मुझे वॉइस चेंज नहीं करनी पड़ती। इतनी महीन आवाज़ थी बाकी आपकी। मतलब चिढ़ाते थे लोग कि अरे क्या तेरी लड़की जैसे आवाज़ है। तो मैं बड़ा मतलब परेशान था। और एक दिन ऐसा वो मुकद्दर का सिकंदर फ़िल्म देख के जी। वो ज़ाहिर है अमित जी, विनोद खन्ना, रेखा जी, राखी जी, अमजद भाई तो 11th स्टैंडर्ड में था मैं और ऐसे किसी को देख के दूसरे दिन स्कूल के बोले, "हे ज़रा जान दरवाज़ा खोल दे।" मज़ाक में। तो मेरे दोस्त जो थे मेरे साथ वो बोले, "यार अभी जो बोला अमित जी जैसे।" कहाँ यार अमिताभ और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनूँगा या कॉमेडियन बनूँगा या सिंगर बनूँगा, मुझे ज़हन में था ही नहीं। मैं 24/7 पेंटिंग करता था अपने पिताजी के स्टूडियो में। तो वो जो लड़का था मेरा दोस्त, वो मेरे घर पे आया वो छोटा वाला वो मोनो टेप रिकॉर्डर लेके। बोले, "कल तूने जो बोला ना, वो अमित जी जैसे था।" मतलब नहीं यार मज़ाक मत करो और मैं ये कॉमेडी भी मेरे मेरे से तो वो देव साहब का फ़ैन था। अच्छा। इतना भयंकर देव साहब के टीचर बोलते, "मिलिंद स्टैंड अप।" "यस टीचर।" तो माँ बोलती थी, "अरे कसले घाण कपड़े घाते, कैसे गंदे कपड़े पहने, ज़रा ढंग के कपड़े, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ।" तो ये मिलिंद था हमारा दोस्त। तो बोला, "और अमित जी आजकल क्या चल रहा है?" "अरे कुछ नहीं भैया, शूटिंग-वूटिंग चल रही है। और आजकल आपके बारे में मीडिया में अरे ये आप छोड़ दो यार, अपना काम करो ये।" तो बाद में हमने जब प्ले करके सुना, यार ये तो काफ़ी मिलती-जुलती आवाज़। तो मुझे भी लगा ये अमिताभ बच्चन जैसी लग रही। फिर मैंने उस वक़्त के जो उनके वीडियो कैसेट्स मिलते थे ना, ज़ंजीर, दीवार, अंधा कानून, अमर अकबर, उनके मैंने कैसेट्स लाए। मुझे जो कोई भी कॉमेडी डायलॉग नहीं, सीरियस सीन्स लिखे फुलस्केप पेपर पे, उनको बाहेट किया, फिर बाथरूम में जाके उसके कोने में जाके मैं घंटों प्रैक्टिस करता था वो एको रिवर्ब मिलने के लिए। अच्छा। और तभी मुझे एक शौक जागा कि यार हाँ, वाक़ई मेरी वॉइस लगती है वॉइस। और मैं नेशनल कॉलेज में कॉलेज के हमारे कुछ सीनियर्स शो कर रहे थे, तो बोला मैं भी आऊँ क्या? तो बोला क्या करेगा तू? मैंने अमिताभ बच्चन की आवाज़ करूँगा। तो डरेगा तो नहीं? मैंने नहीं डरूँगा। तो हमारे एक सीनियर ने मुझे अनाउंस किया, अभी एक लड़का आ रहा है जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ और अमित जी एकदम मतलब पीक पे थे। राइट। तो मैं जैसे गया तो मैं एकदम बोला ना हड्डी पसली का पता नहीं था। बड़ा काला मोटा चश्मा जब मुझे देख के ही हुटिंग-फुटिंग शुरू हो गई और मैं और तभी बात करने की तमीज़ भी अभी मैं अमिताभ बच्चन की आपके सामने आवाज़ निकालता हूँ, "ए तू निकल ले पहले।" तो मैं बोला थोड़ा मुझे सुन लो। तो अमर अकबर एंथोनी का एक सीन है जहाँ नाज़िर हुसैन का मर्डर करते जी। जीवन साहब और उनकी बॉडी को रख के चले जाते हैं। जी। और अमित जी आते हैं, "हे फादर हमको शादी करना माँगता।" जेनी से क्या देखा कि सामने फादर की लाश पड़ी है। तो अमित जी एकदम उदास होते, दुखी होते, गुस्से होते। तो जीसस क्राइस्ट के सामने पूछते, "इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए? अगर इस दुनिया से किसी को उठाना है, तो अपन का ज़रूरत है, इसका ज़रूरत नहीं है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथोनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलावर्स बच्चों को? ये पालता है ये।" तो ये मेरा पहला सीन था। तो पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। पब्लिक हिल गई होगी पूरी। मतलब वो अरे ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये पहली बार अमित जी को मतलब किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट ने अमिताभ बच्चन को मतलब मिमिक नहीं किया था। तो उस दिन जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो मैं बोला हाँ यार, वाक़ई मैं कर सकता हूँ। फिर मेरा वो कहते हैं ना एक सफ़र शुरू हो गया एंड और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे छोटे-छोटे ऑर्केस्ट्राज़ में काम करने लगा और फिर धीरे से एक इच्छा जाग गई कि यार मेलोडी में हम लोग वो उस वक़्त गोल्डन पीरियड था फॉर ऑर्केस्ट्रास क्योंकि उस वक़्त दूरदर्शन था जी। और फ़िल्में थी और नाटक थे। जी। तो मैं वहाँ पे मुझे थोड़ा-थोड़ा स्टेज पे काम मिलना शुरू किया। ये लेट 70s और अर्ली 80s। 80s 80s ये अर्ली 80s की बात। 78 अर्ली 80s हाँ, अर्ली 80s। और फिर तब मैं गाता भी था किशोर दा, रफ़ी साहब, पंचम दा, मुकेश जी, हेमंत दा की आवाज़ में और ये मिमिक्री करता था। और तभी मैंने
अमित जी के जो गाए हुए गाने थे रंग बरसे और मेरे अंगने में, वो मैं स्टेज पे गाया था, तो मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस भी पता थी। और हम लोग 35 शोज करते थे महीने में, और कभी कभी मौका मिलता तो लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, बप्पी दा कल्याणी वहाँ पहुंच जाते थे। आप महीने में 35 शो करते थे? 35 शो, मतलब दिन में 3-3 शो करते थे। वो ऑर्केस्ट्रा का गोल्डन पीरियड था। मतलब हर महाराष्ट्र का हर गांव, गुजरात का हर गांव, गोवा का हर गांव, मतलब 24 घंटे, मतलब महीने में एक दिन घर आता था मैं। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive, because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. और ये जब चस्का लगा मुझे ऑर्केस्ट्रा, बोला चलो यार, और तभी प्लेबैक वगैरह बनने का तो लक्ष्मी जी से मिलता था, प्यारे भाई से, बप्पी दा से। तो लक्ष्मी बोलते, सुरेश तू आते रहना, तेरा कुछ ना कुछ करूँगा अगले साल। तो लक्ष्मी जी की आवाज़ अगर आपको मालूम होगी, उन्होंने देश प्रेमी में एक गाना गाया ना, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। तो ऐसे लक्ष्मी जी बोलते भी थे, भोसले साहिब कैसे हैं आप? तो बोले तेरा कुछ ना कुछ करूँगा। और एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया, महबूब में लक्ष्मी जी ने बुलाया। अच्छा। वहाँ गया तो 80 म्यूजिशियंस, लक्ष्मी जी मुझे गाना सिखा रहे हैं, या अली मेरा नाम है अली। और मतलब सर ये गाना मैं किसके लिए गा रहा हूँ? बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो, और सामने जो बैठे हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शशि कपूर साहब। उम्र हुई, थोड़े से बुजुर्ग शशि जी बैठे थे और मुझे देखा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो लड़का है ना, अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही जो मेरा गाना पहले रिकॉर्ड जो हुआ भी नहीं है, रैया अली है मेरा नाम अली, रहता हूँ मैं गाँव मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो उनका ये आइडिया था। क्या और जब अमित जी ने मुझे सुना वो गाना ना, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, ये मोहम्मद अजीज, अरे नहीं तूने दिल नहीं दिया, और नहीं दिया ना। तो ये जब सुना तो अमित जी ने शशि से पूछा कौन है ये? तो शशि मुझे फिल्म सिटी में ले गए, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसा साक्षात बच्चन साहब को देख रहा हूँ, तो सर अमित जी, सर नमस्ते। तो वो सामने बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। बस जब अमित जी खुद पहचान नहीं पाए तो लक्ष्मी जी को आइडिया आया, यार जब अमित जी भी नहीं पहचान पाए, तो एक दिन अचानक अजूबा के कई महीनों बाद बोले सुरेश तू शाम को आजा कुछ करते हैं। गया मैं, और बोले तेरा जब जब भी शो नहीं होगा तो आके बैठना, हम लोग गाने कैसे, बहुत प्यार करते थे मुझे। तो एक दिन बोले सुरेश मैं कुछ लिखा है जरा उनकी साउंड में सुना, बहुत एक्साइट होके। बोले अरे ओ जुम्मा वो कैसे बोलेंगे? बोले अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल तो आजा 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 आजा। हाँ बोले मुझे यही चाहिए। और बोले तो 2 दिन बाद आ जा। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, उन वो कैसे गा, ए जुम्मा जुम्मा दे जुम्मा दे ये लक्ष्मी जी। तो फिर बोले अभी तू 8-10 दिन बाद आना, बख्शी साहब अंतरे लिख रहे हैं। अच्छा। उन्होंने लिखा। फिर गाना जब खिचड़ी पक गई तो अमित जी को लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम में बुलाया। बोले अमित जी आपके लिए कुछ बनाया सुनिए। उनको कोई आइडिया नहीं, और अमित जी ऐसे सामने नीचे बैठे अपना इंडियन सेटिंग। तो लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल जी, अमित जी, मैं और कुछ सिटिंग मेंबर। तो बोले अमित जी बोले सुनाओ। तो बोले कुछ आपके लिए बनाया। तो मैंने डायरेक्ट 1-to-1 विदाउट माइक्रोफोन, और अमित जी बैठे, तब नया था, और ऐसे वो ऐसे देख रहे हैं मुझे, और हालत ख़राब मेरी। तो बोले अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, अमित जी देख रहे हैं, जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा चुम्मा दे। अंतरे विंतरे अकेले नहीं गाए मैंने, अच्छा। मतलब फीमेल को ही। जैसे सुना वेरी गुड टेक कर लो। तो जो सीरियस थे ना वो थोड़ा मूड में आ गए। बोले सर मैं साउथ अफ्रीका में था, एक पब में एक कोई आर्टिस्ट गा रहा था, नॉर्मल चल रहा था, कोई पी रहे थे कोई अचानक एक आर्टिस्ट ने बोले दे मेरा दे बारा तेरे दे दे तेरा रही। तो हम में से कोई बोला चुम्मा दे
दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे। तो अरे हाँ ये अच्छा फिक्स बैठ तो उन्होंने खड़े हे दारा उनके स्टाइल से किया था। उन्होंने से कोई बोला चुम्मा दे तो वो ये जो है ना जी, चुम्मा दे ये अमित जी का है, ये उनका वो आइडिया पूरा ऐसा। वो उनका कंट्रीब्यूशन या जो भी है ना अच्छा, आइडिया अमित हाँ। जी थे। और जब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ ना उसी वक्त वहाँ भीड़ जम गई थी और अमित जी बार बार आके सुन रहे थे, बोले जब भी टेक होगा मुझे सुनाओ। सुबह 9 बजे मैं कई बार कह चुका सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे टेक किया और उसी वक्त वहाँ भीड़ जम गई थी प्रोड्यूसरों की कि कुछ तो भयानक जबरदस्त होने वाला है। कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। हाँ, और जब मुझे उस वक्त ऐसी स्टाइल थी कि गाना कोई म्यूजिक डायरेक्टर सिखाता था जी, तो वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सिंगर को देता था। तो उन्होंने मुझसे गवाया कि बोले ये मैं कैसेट ले गया था इसको याद करके कल आ जा। और लक्ष्मी जी ने बोला सुदेश रिकॉर्डिंग होने से 6 महीने पहले सुदेश जिस दिन ये गाना आएगा देख तू कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और मुझे यकीन नहीं था, मैं तो सब जैसे मिमिक्री जी, जुम्मा चुम्मा अमित जी के सामने 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाना। और उस गाने ने मेरी कहते हैं ना आज भी वर्ल्ड के कहीं कहीं कोने में जाओ मेरी एंट्री होने से पहले चीखती है पब्लिक चुम्मा चुम्मा। तो जितना मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी शशि जी इनका मुझे वो ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग है कि आपकी मुझे नहीं मालूम था, मैं पूरा डरा हुआ कि अमित जी सुन रहे उतनी जान पहचान थी नहीं। और टेक से पहले जी, मैंने लक्ष्मी जी को बुलाया तो लक्ष्मी जी ते आहेत का तिकडे मतलब अमित जी सुन रहे? सुन रहे। बोले हाँ सुन रहे क्यों? बोले मैं नहीं गाऊंगा। बोले अरे तू पागल हो गया, एक काम कर तू अपनी आवाज में गा। तो मैंने जुम्मा चुम्मा हाँ, अब उनकी आवाज में गा। तो मैंने गाया वो मेरे ऊपर उन्होंने को प्रयोग किया जो कामयाब हुआ। हाँ, और अभी उनकी आवाज में गा जुम्मा वेरी गुड टेक 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 ऐसे टेक किया मुझे। तो कहता हूँ ना हो गई चीज। कितना टेक लगा मतलब 1 टेक ओके था या टेक्स बहुत ज्यादा नहीं हुए लेकिन अच्छा। सुबह से बैलेंसिंग रिहर्सल फिर अमित जी आए हैं उनको सुना मैं और कविता जी बिना माइक्रोफोन अच्छा, 80 म्यूजिशियंस के सामने गा रहे अमित जी ऐसे बैठे हूँ। आप सोचिए 80 म्यूजिशियन के सामने विदाउट माइक हमारी आवाज कहाँ आवाज, निकली। दोनों मतलब वो तो ऑफकोर्स सीनियर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जी, कविता जी ने। और फिर गाना सुनने का अरे थोड़ा वापस इधर एक पेस बढ़ाते हैं सुबह थोड़ा इसमें वो ये इसको बोलते हैं ना रिहर्सल से भी ज़्यादा इसमें कोई चीज़ बन रही ना जी, कोई जन्म ले रही चीज़। राइट, राइट। तो उसमें अचानक लक्ष्मी जी को कोई पीस याद आया कुछ नहीं कि अमित जी को कुछ याद आया तो वो और अमित जी का इन्वॉल्वमेंट इतना था कि वो बैठे रहे पूरे सॉन्ग तक। मेरे जितने भी गाने गए ना मेरी मखना शावा शावा सोना सोना ये हर गाने में जैसे आदर्श श्रीवास्तव जी ने बनाया ना मेरी मखना शावा अमित जी मुझे बताते सुरेश ब्राज़ील से लड़की आने वाली मैं ये करना समझ गया ना कैसे गाना। तो अमित जी मुझे सुपरवाइज कर देते रिकॉर्डिंग में। वाह! फिर वो जैसे नाना नारे गाना है ना जी, तो मुझे अचानक फ़ोन आया अमित जी के ऑफिस से 4 बजे सनी पहुंच जाना। अब अमित जी के ऑफिस से फ़ोन तो कब क्यों कहाँ काय को वो तो मैं 3 बजे पहुंच गया देखा तो मेहुल कुमार जी आनंद मिलिन समीर जी रुके और 3:30 बजे अभिषेक जी आए तो बोले हेलो अंकल आओ क्योंकि वो जब छोटे छोटे थे ना मैं अमित जी की और ये सिकंदर खेर वो भी इतने छोटे छोटे थे और मैं उनका एंटरटेनर था अमित जी के टूर पे अंकल अंकल नाउ माय डैड अंकल अंकल नाउ माय डैड ये श्वेता जी अभिषेक तो ऐसा तो ये हो गया। और मतलब उनके सामने ही रिकॉर्ड हो गया और उस दिन मैंने डर के 25 ग्लास चाय पिए थे कि नया था ना कि कहीं डकार नहीं आ जाए खराश नहीं आ जाए लेकिन हो गया। तो मुझे नहीं पता था मुझे तो बोले लक्ष्मी जी आपने मुझे गवा दिया बहुत बड़ी बात लेकिन इतना अभी फरवरी में 35 इयर्स हुए उस गाने को। राइट। तो लेकिन वो मतलब आज भी वैसे ही है बिल्कुल। मतलब कोई भी वर्ल्ड में कोई भी पार्टी होते तो उस गाने बगैर नहीं। और मुझे अन्नू जी ने बनाया अन्नू मलिक जी ने जी, कि बोले मैं फैमिली को लेके अब्रॉड गया था इजिप्ट में एक 6 किलोमीटर का हाईवे जैम हुआ था
कई सालों अच्छा। कितने मिनट घंटों के लिए, और बोले उस हाईवे पे इंडियंस बहुत कम होंगे, लेकिन इजिप्ट के लोग, फॉरेनर, लाइन लगी और हर गाड़ी से पैसेंजर्स उतर के दोनों तरफ गाड़ी के डांस कर रहे हैं, और हर गाड़ी का दरवाजा खुला और हर गाड़ी में जुमा चुमा बज रहा था। क्या बात है? इजिप्ट इजिप्ट में क्या बोले ये एक बोलता ना, खिचड़ी कभी कभी पक जाती है, मसाला गरक गिरता है। जी, तो वो सारे लक्ष्मी जी का थॉट, बख्शी जी के बोल, फिर ऑफ कोर्स अमित जी का वो डांस, केमी काटकर, चिन्नी प्रकाश जी, तो ये बोलते ना वो भट्टी जम गई। एक आइकॉनिक सॉन्ग बनना था। वो मतलब तो कोई कोई एक उसको नहीं, ना सिंगर, ना म्यूजिक डायरेक्टर, ना एक्टर, वो बन जा तो वो हो गया, मालूम नहीं था। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download Nine and Beyond today. सुदेश जी, ये गाना अगर अलग अलग आर्टिस्ट अगर गाते तो कैसे गाते, अगर आप गा सकें थोड़ा थोड़ा सा? नहीं वो तो है, वो जो शुरू का डायलॉग मैं कभी कभी करता ना, जी। अरे ओ जुम्मा बेटे ऊपर क्या करे, नीचे उतर, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, बाहर निकल, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल। याद है पिछले जुम्मे का तूने वादा किया था, वादा देके मुकरना ठीक नहीं जुम्मा। जानी जुम्मा, हमें भी एक चुम्मा दे दे, वैसे हम चुम्मे मांगते नहीं हैं, हम चुम्मे बांटते हैं, और हमें जब चाहे जहाँ चाहे हम अपने जुम्मे की दुकान लगाते हैं। ऐसा मस्ती बहुत करते हैं। बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। आपकी जिंदगी में दो ए भी बहुत मायने रखते हैं, एक अमिताभ बच्चन और एक आशा भोसले जी। आशा ताई का अगर पूछें, आशा ताई के साथ आपका रिश्ता जो है बहुत ही करीबी रहा हमेशा। और अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, आपने बताया कि आशा ताई अपने जन्मदिन पर आपको ऑलरेडी वो कमिट कर चुकी थी कॉन्सर्ट के लिए। जी, क्या कहानी है उसके पीछे? नहीं अभी पिछले 2-3 सालों से थोड़ी तबीयत जी। ठीक नहीं, फिर भी वो अपने चेकअप करके आती थी, फिर मुझे बता दी थी मैं आ गई हूँ घर पे। और भी 1-1.5 महीने पहले ऐसे ही हमारा मिलना तो होता ही है, मतलब वो बात किए बगैर तो हम लोग रहते नहीं, या तो उनका फ़ोन आता है और या मैं, और मुझे लगता है घर में बोलता रहे बहुत दिन हो गए आशा जी के पैर नहीं छुए। तो गया, तो जैसे मैं गई तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद बोलते सुदेश 8 सितंबर लिख रहे, अपने को शो करना है मेरे बर्थडे पे। और मुझे नहीं मालूम था 1 हफ्ते में ऐसा कुछ होने वाला। तो ये उन, और हमने देखा है बीमार हैं, एज हुई है, जब भी मैं फ़ोन करता पीछे पीछे बैकग्राउंड में तानपुरा चल रहा होता, मतलब रियाज़ अंत तक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बोले, और मुझे बोलती थी वो, मतलब कभी गाना नहीं सिखाया, लेकिन बोले सुदेश तू इस उम्र में ये राग वाग सीखने के चक्कर में मत पड़, तेरे से होगा भी नहीं, तो एक काम कर, मतलब ये जो आरो औरा है ना, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, आ बोले ये जितना डबल स्पीड में 4 गुना 5 गुना 8 गुना स्पीड में करेगा ना, तो वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा डरेगा नहीं। तो ये रियाज है। और फिर अभी बोला अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं सुबह उठने के बाद पहले जो आवाज़ में कंपन होता है ना, हम्म। वो उसको हटा दे, फिर लंग पावर हो, अब मैं अपने लंग पावर को मेंटेन करने की कोशिश, आखिर तक, मतलब आखिरी दिन में भी उन्होंने रियाज़ किया था। और फिर कुछ जैसे आशा एट 90 साल की, जी। तब दुबई में बहुत बड़ा शो किया। जी। उसके बाद जियो में जियो गार्डन्स बैंड जी। वहाँ शो किया। और रिहर्सल में मुझे हम म्यूजिशियंस को मालूम पड़ता था ना कि थोड़ा थकान हो रही है, जी। या फिजिकली शरीर साथ नहीं दे रहा, तो हमने कभी कहा, क्योंकि मैं क्लोज था, बोला आशा जी आप क्यों कर रही इतनी मेहनत, ट्रैवलिंग क्यों कर रही हैं आप ऐसा कीजिए ना, अभी आप नए बच्चों को सिखाइए, आप ये कॉन्सर्ट करना, 24-24 घंटे ट्रैवल करना, जी।
ये सब आप मत कीजिए। बोले चुप, जिस दिन मुझे कोई कहेगा ना कि गाना बंद करो, मैं यहाँ से खिड़की से कूद के आत्महत्या कर लूँगी। मुझे म्यूज़िक, गाना और मेरे म्यूज़िशियन से कोई दूर मत करो। तो इतना डेडिकेशन था उनका। इतना डेडिकेशन था। और मैंने खुद देखा है, जे शो से पहले एवरी संडे 2-4 संडे हम लोग उनके परेल के घर में जाते थे। जी, रिहर्सल होती थी और डेडिकेशन या मेहनत, जो मतलब एक दूसरी क्या कहते हैं ना मिसाल का, जी। जो गाने उन्होंने जैसे जाने जा, चुरा लिया, पिया तू, दम मारो दम या उमराव जान, अमराव जान जो का उन्होंने नहीं उन्होंने जो लाखों बार स्टेज पे गा चुके हैं, और हर गाने के रिहर्सल करती थी हर अच्छा। शो से पहले। ये इतना डेडिकेशन था उनको, इतना मतलब dedication। जबकि वो जानती थी कि ये सब मेरे और बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल, लेकिन इसके सब बावजूद म्यूजिशियन मुझे जो पार्टिसिपेट करना है, सबको बैठा के हर गाना 2-2 बार हम लोग सुबह से शाम तक रियाज करते थे। उनके साथ आपने टूर्स बहुत किए हैं, बोल रहा हूँ ना, तो 40 साल। 40 साल टूर्स किए। उनके कुछ ऐसी कुछ यादें हैं उनके साथ टूर्स के वक़्त की? उनको खाना बहुत पसंद था, खाना बनाता ही बहुत बहुत अच्छा बनाती भी थी ताई जो हैं। जी। उनको कुछ खाने-पीने की बातें किया करती थी आपसे या नहीं, वो उनको 2 ही चीज़ें पसंद थी। सबसे पहले उनकी जो चीज़ मैंने सीखी, कि घर में हो या बाहर हो, कभी ऐसे मैले-कुचले कपड़े या बाल बिखरे कभी नहीं देखा उनको। मतलब अपने आप को हमेशा टिप-टॉप रखती थी। दूसरे, अभी खाना बनाना और खाना खिलाना, अभी मेरी पत्नी भी जाती थी, हेमा, मेरी बेटी जाती, तो उनको किचन में ले जाके 2-4 रेसिपीज़ सिखाना। अच्छा, आपके साथ अगर कोई भी जाए, तो उनको अपने भाई बेटे जैसा ट्रीट करना, खुद के हाथों से उनको चाय पिलाना। और हमने तो देखा, जब पेडोरेट रहती थी, जी। तो वो सुबह 9 बजे हमको पहुंचना पड़ता था और शाम को 7 बजे तक। तो अभी जैसे सपोज उन्होंने गाया जाने जा ढूंढता फिर रहा, और बीच में जो म्यूजिक होता है ना अंतर से, जी। वो किचन में जाके कीमा पलट के आती थी और अंतरे में ज्वाइन करती थी। मतलब गा भी रही, उधर खाना भी पर है, 20 लोगों का खाना पका रही है, और 1:30-2 बजे सारे म्यूजिशियंस को उनके खाना हाथ का वेज नॉन वेज खाना। और फिर थोड़ा सा जब मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो गया, मेरे को तू नालायक है ऐसे, मतलब थोड़ा क्लोज हो गया मैं, जी। तो मैं थोड़े हिम्मत बढ़ गई। बोला, आशा जी ऐसा कीजिए ना, आई तुम ऐसा करा, आप अपने गाने देख लो ना, मैं आ जाता हूँ दोपहर तक। तो बोले, मालूम है तू बदमाश है, मैं 1:30 बजे से आ गया, खाना खाने आ गया तू बराबर। तो उनको सब पता था, लेकिन वो बहुत प्यार करती थी मुझे। और अभी जो हमने दुबई में शो किया ना, जी। तो उसकी रिहर्सल कर रहे थे, और अचानक मैंने वो गाया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चूरा, देखा आशा जी की तरफ पूरा रो रही थी रुमाल में। तो मैंने, सब छोड़ के चले गए मुझे, मैं अकेली रह गई। तो इतना वो उनके आखिरी शो में, जियो के शो में, मैड्रा के शो में भी बोला, मैं आखिरी मुगल हूँ, मेरे को सब छोड़ के चले गए। अभी बीच में एक इनका इंटरव्यू भी हुआ था, तो अपने आरजे अनमोल है ना, जी, जी। जी को उन्होंने उनको उस स्टूडियो में ले गए जहाँ 50-60 साल पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग किए थे। तो जैसे वो एंटर हुए, तो मेरी आवाज़ में, अरे आशा, कितने दिनों बाद आ रही हो, ऐसे देख रही। फिर रफ़ी साहब गा रहे हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। अरे रफ़ी साहब आप भी। तो फिर, है शर्माना छोड़ दे तू, घबराना छोड़ दे तू, आज तो बुझा दे मेरे दिल की लगी रे। अरे पंचम, तुम भी आ गए। तो वो इतना टचिंग मोमेंट था, और वो देख रही उनकी वो सीढ़ियाँ, वो मशीन, वो बड़े-बड़े मशीनरी रिकॉर्ड रिकॉर्ड। सही। तो वो जो हमने किया ना जी। रिक्रिएट, तो वो खो गई उसमें। और वो बोलती थी, मतलब अच्छा मैं कुछ गाता था या म्यूजिशियन कोई बजाते थे, बोले नहीं नहीं, ये पीस ऐसा नहीं है, ये गलत बजा रहे हो। अपने मुंह से वो गिटारिस्ट को, कभी कभी मुझे भी नहीं, किशोर दा ने ऐसा नहीं गाया था,
एक एक चीज, एक एक सुर उनको याद था, पता। आखिरी था। अच्छा, पंचत दास साथ आपने काम किया, जी पंचत दास साथ कैसा रहता था माहौल? क्यों हमने जो सुना कि वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे उनको सब लोग बहुत फ्रेश चाहिए होते थे। वो जैसे कुमार सानू ने बताया था कि एक बार वो बिना शेव के पहुंच गए थे तो उनको निकाल दिया था, चलो जाओ, जी। ऐसा था। मेरा अनुभव अलग है। मैं आशा जी ने मुझे 86 में एक शो में सुना। वो एक्चुअली म्यूजिशियंस देखने आई थी, ढूंढने आई थी। अच्छा, उनको ऑर्केस्ट्रा चाहिए, तो किशोर दा के साथ मैं 82 से ऑलरेडी स्टेज पे काम करता था। तो किशोर दा ने बोला आशा जी को, अरे आशा, ये मेलोडी मेकर्स को सुनना, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस है, 500 गाने बाहर हैं, बिफोर टाइम आते, 100 रिहर्सल करते, बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड है। तो वो हमारा एक शो देखने षणमुखानंद में आई। म्यूजिशियंस उनको अच्छे लगे, लेकिन घर पे आके अपना बेटा जो आनंद है, नहीं, बोले आनंद, उसमें सब अच्छे हैं, लेकिन एक लड़का है सुदेश भोसले, तू उसको सुनना। और मैं, ऐसा कुछ संयोग हुआ कि मैं अगले हफ्ते, उनको एक स्टूडियो में मैं था, तो आशा जी वहाँ पहुँची। तो मैंने बोला, आशा जी मैं सुदेश भोसले। बोले हाँ हाँ, मैंने तुमको देखा है, और तुमने सचिन दा का बहुत अच्छा गाना गाया था। और बोले, तो हमारा एक डुएट रिकॉर्ड हुआ, जी, तो गाया मैंने पहली बार आशा जी के साथ। तो मतलब मैं ठीक गाता हूँ। बोले गाते अच्छा हो, लेकिन दम लगता है, प्राणायाम करो। तो और जाने से पहले बोले, मुझे वो दादा का गाना फिर सुनाओगे? तो मैं इतना घबरा गया कि आशा भोसले आपको पहली बार मिल रही हैं, और मैं तो ऑर्केस्ट्रा का कलाकार था, मुझे वो सुर, राग सुर मालूम नहीं था। वो बैठी सामने, हाँ मुझे सुनाओ। और ऐसे मैं थर 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 काँप रहा हूँ, और मैंने डर के आंखें बंद कर लिया। अच्छा, कोई साथ में हारमोनियम कुछ नहीं। कोई गिटार कुछ नहीं। और मैंने अमर प्रेम का एक गाना, मैंने भगवान का नाम लिया, और ये इस गारंटी के साथ मैं गाना गाऊंगा, मुझे गालियां पड़ेंगी। तो गाना अमर प्रेम का, सचिन दा का गाया, ओ राम रे, ओ रमा, डोली में बिठाई के तो लाए मोरे सजना के द्वार, ओ देखे दुख दिल के हजार, देखे दुख मन को हजार, ओ झोली में बिछाई ते कहाँ। और मैंने आंखें खोली कि मैंने गड़बड़ देखा, तो आशा जी सामने ऐसे बैठी एकदम ऐसे, और जैसे गाना खत्म होना, ऐसे पूरे ऐसे आंसू पंप, मतलब ना एकदम नदी बह रही थी। मतलब मुझे लगा सचिन दा सामने खड़े होके गा रहे, और कांप रही थी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या मैंने गाया कि इतना। बोले प्लीज वापस गाओगे? सेम गाना उन्होंने फिर बोले मैं, तो रिकॉर्डिस्ट से कहा कि इसको प्लीज कैसेट में रिकॉर्ड कर। तो मैंने फिर गाया, मुझे, मैं ब्लैंक हूँ, क्यों मालूम। तो वो हो गया। एक लाइन अमिताभ बच्चन की करो ना। तो मैंने बोले हाँ, इन्होंने मुझे ध्यान से सुना है उस। फिर बोले एक लाइन संजीव कुमार की करोगे? तो फिर मैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट, एक लाइन हेमंत दा की करना। ये सब मैंने उस दिन शो में किया था, मुझे वंस मोर मिला था। वो कैसेट ली उन्होंने, हाँ, और कुछ बोली नहीं, एकदम ऐसे इमोशनल होके निकल गए। और हम लोग सारे ना, जितने ऐसे कि क्या हुआ, मतलब हम लोग को टच करो तो ठंडा पड़ गया सबका। और मैं शांत बैठा, ऐसी उसी हालत में टैक्सी में बैठा घर। दूसरे दिन 7 बजे, मैं दूसरे माले पे रहता था गोरेगांव में, और सामने ग्राउंड फ्लोर पे वो एक हमारे मंगेशकर अंकल थे, उनके घर पे फ़ोन था, लैंडलाइन। 7 बजे आए, सुरेश जल्दी आ, तेरा फ़ोन है। तो मैं कैसे वैसे शर्ट बांध के, वो दौड़ रहे, उनके पीछे मैं सीढ़ियाँ। बोले काका, किसका फ़ोन है? हार्डी बर्मन का है, जल्दी आ जा। बोले, पागल आदमी, हार्डी बर्मन का, तू मुझे इतने गुस्से। पर उनकी तो नींद टूट गई थी। तो मैं भागा। बोले मैं पंचम दा का मैनेजर बोल रहा हूँ, 10 बजे पंचम दा ने पासपोर्ट लेके बुलाया आपको। तो फिर मेरा, मतलब ना, मैं हँसूँ या रो, मैं 9:30 बजे टैक्सी से गोरेगांव से मेरीलैंड वहाँ पहुँचा। तो वहाँ वो अपना अपना इंडियन सिटी में थी, भारतीय बैठक। और आशा जी, पंचम दा, मनरी दा, उनके जो बासुदा, उनका जो कोर टीम, जी, सचिन दा, सारे बैठे। तो मैं ऐसा डर के गया। तो मैं जैसे अंदर गया, आशा जी बोले हाँ यही लड़का है, यही लड़का है।
तो मेरा पंचम दा नमस्ते, मेरे बाप के आवाज में गाते हो? तो सब हंसने लगे लोग। तो उन्होंने बताया, मतलब बैठ 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 बैठ। अरे मैं नहा रहा था कल और आशा ने कैसेट बाहर लगा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पिताजी को गुजरे हुए इतने साल हुए और मुझे भी लगा मेरे पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे हैं। और मैं आधा वो नहीं ना टॉवल लपेट कर रहे, बाबा कहाँ से? बोले नहीं नहीं आपके पिताजी नहीं, एक नया लड़का है, उसके। और बोले सुदेश, मेरे पिताजी के सारे दांत निकाले थे ना, वो जब गाते थे एक सीटी निकलती थी। तो बोले तुमने उस सीटी को एकदम पकड़ लिया, मैं नहीं पहचान पाया। और बोले 10 दिन बाद मैं और आशा हांगकांग जा रहे, तुम हमारे साथ चल रहे हो। वाह! डायरेक्ट वो। और हांगकांग में हुँ। एक स्टेडियम में शो था, हाउसफुल। जी। उसमें पता नहीं सेम हुआ, ऊपर वाला ऑडियंस कि किशोर दा गाया मैंने, रफ़ी साहब गाए, मुकेश जी गाए, अमिताभ बच्चन वंस मोर पे वंस मोर। और जब मैंने स्टेज पे गाया, अब पंचम दा है, अब ये मेरी बाप की आवाज़ में गाएगा। तो सुन मेरे बंधु ने किया, तो पंचम दा ऐसे टाइट पकड़ के मुझे एकदम ऐसे स्तब्ध ऐसे। और मेरा गाना खत्म होने के बाद बोले, अब मैं मुंबई जाऊंगा, मेरा पहला रिकॉर्डिंग सुदेश भोसले गाएगा। और मुझे उन्होंने पहला ब्रेक दिया ज़लज़ला में 86 में। ज़लज़ला, राइट। उसके बाद हर, जब तक पंचम दास थे, जी। हर शो में आशा भोसले आर डी बर्मन नाइट में मैं एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और मैं आपको बता दूं द ग्रेटनेस ऑफ पंचम दा, तभी जैसे पंचम दा क्या मैं गाने लगा तो सब लोगों ने बोला अरे आर डी बर्मन ने इसको गवाया, मतलब ये अच्छा होगा। राइट। तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी दा, कल्याण जी, आनंद जी, राज, सबके हमें अपने आप, मतलब कहते हैं ना, लाइन लग गई। और जब मैं आशा जी के साथ पहला शो किया, जी। तो मेरी पर शो मेरी मेरी फीस थी, मतलब मुझे मिलता था 60 रुपए, 82 86। उस टाइम पे आशा जी के साथ 60 रुपए पर नहीं नहीं, नहीं, मेलोडी बाहर। मेकर्स में, अच्छा, मेरा एक ऑर्केस्ट्रा में। तो ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा, किशोरदा के साथ शो करूं जी। तो नाइट डबल अमेरिका में 120 रुपए। अच्छा। हाँ, लेकिन जब लोगों ने मुझे आशा जी के साथ देखा, जी। यार आशा भोसले इनसे गवा रही है, इसके साथ गा रही है, सीधा 6 लाख। सी मतलब 120 से 6 लाख। नहीं नहीं, हाँ। 60 रुपए से 6 लाख कब हुआ मालूम है? पता ही नहीं चला। लोगों ने अपने आप देना शुरू किया। बोले आशा भोसले जिसको ले जाती, हाँ। मतलब ये अच्छा है। गाना मेरा वही था, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा मैं नहीं गा रहा था, लेकिन क्योंकि पंचम दा ने गवाया हाँ। और आशा जी गवा रही, तो मतलब उन लोगों का नजरिया मेरे। बदल अच्छा, गया। जिस दिन मैं पहला शो करके, तो मुझे पता ही ना, एक नॉर्मल अपना ट्राउजर पैंट, एक टी शर्ट पहन के गया, तो मुझे देखती है, ले कसले बालकृष्ण सर के कपड़े घातलेस, और ये क्या खड़े खड़े गा रहा है, मेरा हाथ पकड़, मेरा पल्लू पकड़, ऐसे गाते हैं क्या? मतलब उन्होंने मुझे हिलना सिखाया। और उन्हें देखा, और हांगकांग से आने के बाद उनकी बहू अनुजा, उनके भाई को मेरे घर भेजा। बोले आशा आई ने भेजा आपको, मेरे साथ चलो। तो टैक्सी में बैठ के कहाँ गए? ताज होटल, अपना मेन ताज, उसमें बर्लिंगटन्स करके एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। मुझे 2 एकदम महंगे वाले गोल्डन ये वाले पूरे 2 सूट आशा जी ने सिलाए मुझे। क्या हुआ? तो पहले दिन से उनका एक मेरे ऊपर, एक कहते हैं ना, एक माँ की तरह मुझे। और एक छोटा-सा किस्सा बताऊँ, 20 साल पहले आशा जी गा रही कहीं, हमारा इंडिया में कहीं शो था, और हम लोग कभी-कभी ऐसा करते हैं ना, ऐसे से छाती पे रख, तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो शो करके आया। मेरी पत्नी हेमा बोलती है आशा जी का फ़ोन आया, कल उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है, तुम्हारा फुल बॉडी चेक कर। मैंने कहा मुझे क्या हुआ? वो बोल रही थी तेरा तेरा हस्बैंड जो है, कल विंग्स में से छाती में दुख रहा था उसके, वो पूरा चेकअप करवा के मुझे। तो ये मेरा, कहते हैं ना, इतनी केयरिंग थी वो। मतलब वो गाना सिंगर का और उसका रिलेशन रहता है, और मुझे आज तक नहीं समझा कि इतना कैसे। अच्छा, मैं एक और किस्सा बताता हूँ जी। शायद ये रीज़न हो सकता है। मैं गोवा से हूँ, शिरोडा गाँव है मेरा, और जी। मेरी जो कुल देवता है वो कामाक्षी देवी, हुँ। जो गुवाहाटी में कामाख्या देवी, तो कुल देवता कामाख्या। कामाक्षी। तो पहली बात तो मैं उस वक़्त 80s में एसटी और किशोरदा के साथ जाते थे तो इकोनॉमी में ट्रैवलिंग। इन्होंने जो पंचमदा और आशा जी ने मुझे ले गए ना जी। हांगकांग, तो पासपोर्ट था, टिकट वो पेपर वाला ना, एक बुकलेट होता था। जी। मैं गया, एक यार बोर्डिंग लिया, और मैंने देखा तो डायरेक्ट इकोनॉमी नहीं, बिज़नेस नहीं, आशा जी के बाजू में फर्स्ट क्लास में बैठे।
और उनके जो सीनियर म्यूजिशियंस थे मनरी दावर सब इकोनॉमी में इतना क्या कहते हैं ना एम्बेरस होके बैठा। और कई साल शो करने के बाद बोले मेरे हर शो में तू चाहिए, तू रहता है तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ। बीच में 1-2 साल मैं नहीं था, कुछ वजह हुई, तो मुझे फ़ोन आया उनका, बोला आशा जी कुछ गलती हो गई मेरे से, मैं आपके लिए शो के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मुझे बता दीजिए, मैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, आपने मुझे ब्रेक दिया। बोले सुदेव वो सब छोड़, तू जब से नहीं है ना, मैंने डुएट गाना बंद कर दिया। मैं सिर्फ सोलो गाती हूँ और ग्रीन रूम में आके चुपके से बैठती हूँ। मुझे और किसी के साथ डुएट गाना अच्छा नहीं लगता। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 साल बाद मैं बैठा हूँ फ्लाइट में कहीं लंदन जा रहे, अचानक मेरे बाजू में आई खड़ी, सुदेश, वो ऐसी बात है, सुदेश क्या करते हो? मैं घर आ रही हूँ, हेमा को बोल ज़्यादा कुछ बना मत, खाली मटन बना। तो उनकी स्टाइल ऐसी, तो बोले सुदेश तू गोवा का है ना? ये मराठी में चलो। बोला हाँ। तू शिरोडा का है ना? बोला हाँ। तेरी कुल देवता कामाक्षी है ना? बोला हाँ, क्यों? मेरे पालने का नाम मालूम है क्या है? कामाक्षी। मैं काली भी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ, मैं सरस्वती भी हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुझे। क्या बात है! तो ऐसे से किस्से हैं 40 साल के, मैं अगर बताऊँ तो सारी रात रात गुज़र जाए, सही बात है। तो ये उनका मेरे ऊपर एक बोलते हैं ना उन्होंने जो हाथ रखा, जी। तो मेरी मतलब कहते अभी मेरे को हज़ारों मैसेजेस मुझे आ रहे, तुम्हारी दूसरी माँ माँ गई तो कंडोलेंसेस, तो मतलब मेरे कुछ लोगों ने बताया कि सुदेश वो जब थी तब तो वो तुम्हारी गॉड मदर थी, अब जाने के बाद भी तुमको इतना उन्होंने सम्मान दिया, मतलब यहाँ के उनके पार्थिव को कंधा देना, जी, जी। वहाँ अग्नि तक ले जाना, मैंने कुछ सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैं तो जाने वाला भी नहीं था, इतनी सिक्योरिटी हो गई। जी। मेरी हेमा पत्नी बोले तो इतना उस माँ ने तुमको दिया, तुम घर पे बैठ रहे हो, मतलब मेरे को ऑकवर्ड लगता है वो भीड़ वहाँ, लोग पुलिस छोड़ेगी नहीं, तुम्हें जाना है। तो पहले घर पे गया 5 घंटे वहाँ उनकी बॉडी के बाद, और मैंने बोला अब चलें घर। शिवाजी पार्क में तो मतलब सोच भी नहीं सकते अंदर नहीं। तो आशीष शेलार जी मंत्री और उनकी फैमिली बोले सुदेश तू भी आ जा, सर के पास तू रह। तो पता नहीं उनकी, मैंने बोला आई तुम्हारी इच्छा होगी तो मुझे वहाँ तक ले जा, वैन में बॉडी के साथ वहाँ तक, मतलब आखिर तक मुझे उन्होंने अपना चरणों में जगह दी। आशा ताई चाहती नहीं थी कि आप उनको एक पल भी छोड़ें। जी। उनके आखिरी सफ़र तक उन्होंने अपने साथ ही रखा। सुदेश जी, आप लोगों ने बहुत सारे टूर्स किए और कई बार ऐसे भी टूर्स हुए होंगे जहाँ पर हिंदुस्तान के आर्टिस्ट और पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी साथ में रहे होंगे। ऐसा कोई किस्सा है, ऐसा कोई यादें कुछ? जी। 80s में दुबई में बहुत शोज़ होते थे। मतलब जितने भी पार्श्व गायक गायिकाएँ, एक्टर्स, हीरो हीरोइन, मतलब वो एक बोलता ना एक गढ़ था। जी। और वहाँ पे क्योंकि अपना हिंदुस्तानी लोग, बांग्लादेशी, अफ़गानी और पाकिस्तानी लोग काफ़ी बसे थे, और जो अपने हिंदी बॉलीवुड फ़िल्मी संगीत को बहुत पसंद करते, तो हर एक्टर के साथ हमने काम किया। और जैसे जीतू जी, श्रीदेवी जी थी उस समय की हिट जोड़ी, किशोर दा के साथ पूरा गल्फ़ का टूर किया था, कुवैत, दुबई, बहरीन, अबू धाबी वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी टॉप उस वक्त के सिंगर्स थे, तो मैं वहाँ एंकर था, सिंगर भी था और मिमिक्री भी कर रहा, तो मेरा एक ही टिकट में 3 कलाकार, चल रहा था। तो मेरा हर कलाकार और हर प्लेबैक सिंगर। तो एक शो हमने गए तो देखा तो नूरजहाँ जी, मशहूर, हाँ, जो हाँ, सिंगर और एक्ट्रेस। हिंदुस्तान में पहले थी और जी, जी। वो पाकिस्तान में, जी। मैडम नूरजहाँ जी बैठी हैं। और वो ऐसा शो था कि अपने हिंदुस्तान से 10 आर्टिस्ट, पाकिस्तान से 10 आर्टिस्ट, और शुरू में तो हमें लगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हम फ़ील कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा अब आए हैं, जी। तो अपने देश का भी तो नाम होना चाहिए। तो मैंने कहा इनका मूड कैसे बदलें? कि कैसे हो कि सबको अपना बनाया जाए, कि सब सबको कंफर्टेबल हो जाए, सब एक साथ आ जाए। सब कंफर्टेबल हो जाए। मैं सब ऐसा क्या करूँ कि सब लोग तालियाँ बजाने लगे। तो शुरू में थोड़ा-सा एक अनकंफर्टेबल हम लोग, तो मैंने उस वक़्त मेरा जुम्मा चुम्मा गाना सुपर हिट है। तो अचानक हमने एक सोचा कि देखो ये मैंने बोला है कि अरे ओ जुम्मा मेरी जान है मन, अमित जी की जगह अशोक कुमार अगर जुम्मा को बुलाते, तो मैंने किया, अरे ओ जुम्मा बेटी नीचे आ जा, अगर तूने चुम्मा नहीं लिया तेरी अम्मा से लूँगा चुम्मा।
देखा तो नूरजहां जी भी तालियां बजा रही थी। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल तू अंदर मैं बाहर है क्या फायदा है पहले तो तू फूल थी अब तू गोभी का फूल बन गया है जुम्मा यानी हम जुम्मे मांगते नहीं बांटते हैं क्योंकि हम राजा थे राजा हैं राजा रहेंगे अरे चुम्मा मेरी जाने में बाहर निकल बाहर निकल अगर तू बाहर नहीं निकली और मुझे चुम्मा नहीं दिया तो मेरा सारा तेरा सारा बदन पपियों से छलनी कर दूंगा चुम्मा 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 तो जो माहौल तैयार हो गया नूरजहां जी से लेके सारे जितने देश की ऑडियंस थी वंस मोर और उस वक्त उस शो के एंकर थे पाकिस्तान के और दुनिया के बहुत ही बड़े कॉमेडियंस मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ जी। अच्छा। तो जैसे उन्होंने ये आइटम सुना और देखा कि पूरी ऑडियंस सुदेश भोसले की हो गई तो स्टेज पे आए मुझे गले लगाया और बोले सुदेश जी आपको पता नहीं हमारे देश के लोग आपको कितना चाहते हैं और आज भी हम ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ तब पंकज उदास जी बहुत उनका मतलब चोटी पर थे तो उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आज भी हम लोग अपने घरों में लता जी और पंकज उदास को सुनते हैं क्या बात है। तो हम लोग आपसे आप लोगों को बहुत आपके सारे कलाकारों को हमारी सारी आवाम बहुत बहुत प्यार करती है ये मोइन अख्तर और उमर से उमर शरीफ साहब क्या और इतने मतलब इमोशनल होके गले लगा बोले आप लोग प्लीज़ हमारे देश में आइए उन्नीस तक तो एक बड़ा अच्छा फीलिंग आया था और फिर इतनी बड़ी कलाकारा नूरजहां जी के सामने हम वही पूछे नूरजहां जी से आपकी मुलाकात हुई थी कुछ बातचीत जी हुई थी उस टाइम? मैंने जाके उनके पैर छुए तो बहुत तारीफ की जीते रहो बच्चा को तो ये कुछ ऐसी यादें हैं ना जैसे हम लोग देश के बाहर जाते हैं ना जी तो हिंदुस्तान के बाहर निकलते ही जो हमारी ऑडियंस होती है ना जी जहाँ जहाँ हिंदी फिल्म में देखी जाती है जी वो कौन होते हैं हिंदुस्तानी बांग्लादेशी पाकिस्तानी अफगानिस्तान ये सारी ऑडियंस और आजकल तो क्योंकि लता जी आशा जी बच्चन साहब शाहरुख खान सलमान खान वो अभी वर्ल्ड आइकॉन्स है तो फॉरेनर्स भी आके उनको भी गाने पता है उनको भी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान मालूम है अच्छा मैं और एक बात बता दूं आशा जी के साथ रशिया गया था मैं अच्छा टूर पे गए थे आप? टूर पे गए थे जब ये उनका बंटवारा होने से पहले अच्छा तो मैं और शैलेंद्र सिंह अच्छा उधर हमने 6 शो किए कीव लेनिनग्राड मॉस्को और आपको यकीन नहीं आएगा हर गाना 2000-3000 की ऑडियंस होती थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्होंने इंडो रशियन गवर्नमेंट ने कॉन्सर्ट ये किया था और हम जो भी गाना गाते थे पूरी ऑडियंस बाहर गाती थी अच्छा वहाँ जाने के बाद हम तो राज कपूर जी के गाने तैयार करके गए वहाँ लैंड होने के बाद वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे क्या हमारे जो इंटरप्रेटर्स थे वो बोले आपको मिठुन दा के गाने गाने पड़ेंगे फिर मैंने माय नेम इज डिस्को डांसर याद आई ये सब याद किया आपने गाना? याद करने पड़े मुझे तो आफ्टर राज कपूर मिठुन चक्रवर्ती इज देयर फेवरेट स्टार रशिया रशिया के मिथुन दा इतने फेमस थे वहाँ पे उस टाइम पे अगर मिथुन दा ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट तो उनको अच्छा लगेगा मिठुन दा को पता है रशिया चाइना कुछ जापान अभी उनको बुलाया था कि मुझे कंट्री याद नहीं मिठुंदा गेस्ट थे और कौन सा गाना बज रहा था जी मीजी 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 मतलब कुछ ऐसे देश है जहाँ रजनीकांत सर मिठुंदा अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सर वो तो हैं लेकिन कुछ खास जगह पे जैसे जापान हो या चाइनीज वहाँ रजनीकांत सर को बहुत पसंद किया है बहुत ज्यादा पसंद और मिठुंदा मतलब पता नहीं कुछ 4-5 देश है जहाँ मिठुंदा को वर्ल्ड का नंबर 1 माना ये आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में उनके गाने ये जिमी जिमी वहाँ पे अभी कॉन्सर्ट हुआ था वहाँ पे लोग रोड पे गा रहे थे राइट राइट और वहीं के लोग थे लेकिन हम सरप्राइज हुए कि आफ्टर राज कपूर साहब मिठुंदा इज देयर लेटेस्ट क्या बोलते हैं ना आइकन या आइडल जी क्या और ये मौका आशा जी की वजह से मिला क्या बात है चलते थे वहाँ से एक चीज़ पूछेंगे सुदेश जी कि आपके अंदर जो इतनी वैरायटीज आई तो ये खूबियाँ कहाँ से हैं क्योंकि देखिए आपको जो सफ़र था वो तो पिताजी आपके बहुत बड़े आर्टिस्ट थे क्योंकि उन्होंने
मुग़ल आज़म तक के पोस्टर उन्होंने बनाए, डिज़ाइन किए थे, उन्होंने खुद बनाए थे। और आप भी वही आर्टिस्ट आप भी थे, कोई शक नहीं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। लेकिन ये सफ़र टर्न लेता चला गया, इसमें कहीं घर वाले साथ दे रहे थे, या एक पहले क्या होता है, पिताजी सोचते थे जब मैं काम कर रहा हूँ उसी में मेरा बेटा भी आ जाए, उसी को वो आगे बढ़ा लें। पिताजी वगैरह सब साथ में थे उस टाइम पे, या उनका कुछ अगेंस्ट थे वो? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग गोवा से हैं। जी। मेरी माँ क्लासिकल सिंगर थी, तो हमारे घर में सिर्फ प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत और सुगम संगीत। इसके अलावा हम बच्चों को हिंदी गाने सुना बैंड था। अच्छा। और पिताजी का वो एक होता ना, उनका एक क्या कहते हैं, और ऑरा नहीं, उनका जो फोकस था, उनको हे हो ये गाना है क्या? गाने में ऐसा नहीं होता। वो डांटते थे मुझे। तो पिताजी जब घर पे होते तो मैं कई इंटरव्यू तो पिताजी खुश, बेटा क्लासिकल सुन रहा है। जैसे पिताजी बाहर चले, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, पिताजी आए, जैसे पिताजी गए, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो जब पिताजी नहीं होते थे तो चुप चुप के अमीन सायनी साहब के प्रोग्राम सुन के मुझे उसी वक्त 50 60 100 गाने बाइट हो गए थे। मुकेश जी, पंचमदा, रफ़ी साहब, मन्ना दा। और जब ये आवाज़ें वगैरह मैं करने लगा तो पहले तो यहाँ गोरेगांव में कुछ कॉलोनियों में सत्यनारायण की पूजा, फिर कुछ ऑर्केस्ट्राज में जाने लगा। और 8 बजे से रात के 10 बजे तक प्रेम नगर, राजेश खन्ना, हिमालय, फिर जूली। और तो पिताजी को कुछ हमारे पड़ोसियों ने, आपको पता है आपका बेटा क्या करता है? नहीं, वो तो मेरे साथ स्टूडियो में पेंटिंग करता है। नहीं जरा जाके देखो। तो एक दिन दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में चुपके से अंधेरा होने के बाद मम्मी डैडी आके बैठे, और सुदेश की इमेज ऐसी थी, नहीं वो तो मेरी नजर भी नहीं मिला था, वो तो मेरे पैरों को देखता है। और देखा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, और पब्लिक आवाज मार। तो पिताजी बोले ये वो क्या रहा? पूरे 3 घंटे का शो ना, मेरे पिताजी ने ऐसे देखा, ये ऑडियंस पागल तो नहीं हो गई? और धीरे धीरे बोल रहे हैं, मन परिवर्तन हो गया उनको। उनको रफ़ी साहब अच्छे लगने लगे, उनके क्या बोलते हैं ना, हिंदी फिल्मी गाने अच्छे लगने लगे। अच्छा, जबकि वो खुद हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स बनाते थे। हाँ, उनके स्टूडियो में मेरे जन्म से राज कपूर साहब, दिलीप साहब स्टूडियोज में उनके पोस्टर्स, उनके दिलीप साहब के घर पे जाते थे पिताजी। और उनके एक प्रथा थी दिलीप साहब के बंगले पे, उनके भाई जो है वो मेरे पिताजी के दोस्त। दिलीप साहब के घर पे एक कस्टम था, कोई भी आए जी। पहले ऑमलेट पाव और फिर काम की बात है। अच्छा। अरे मतलब उस वक्त के ना एक्टर्स वेक्टर्स सब, मतलब ना, मतलब उस वक्त के एक्टर्स जी। 6 महीने प्रैक्टिस, उसके बाद हर गाने के रिहर्सल में एक्टर्स आते थे। और फिर पोस्टर कैसे बन रहा है उसमें भी वो देखते, तो घर पे आते। और उसके बाद मतलब वो रिलेशन था। और उसके बाद जो एक्टर मुझे याद आते हैं वो जुम्मा चुम्मा, शावा शावा, सोना सोना, मेरी मखना, जितने गाने अमित जी ने मुझे सुपरवाइज किया। हर गाने, शावा शावा में तो अमित जी विथ मेकअप 1:30 बजे आए थे, सुदेश गा रहे, मुझे उसको सुनना है। और अमित जी के इनपुट्स होते थे आपके लिए? बहुत ज़्यादा, सुदेश मैं ऐसे करने वाला, सुदेश मैं ऐसा कर रहा हूँ, सुदेश ये शावा शावा में स्पेन से लड़की आ रही हैं, और ये इतने लोग हैं, ऐसे डांस करो ये। और मेरी मखना में वो नहीं आ पाए क्योंकि वो मुंबई में थे, उन्होंने जया जी और अभिषेक जी को भेजा। तो मैंने आदेश जी ने, मेरी मखना सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। रिकॉर्डिंग के बाद जया जी ने मुझे और आदेश को 100 रुपए दिए, बोले तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाना बनाया। क्या? और अभिषेक जी का कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग फॉर पा। क्या बात है। तो नो डाउट। और हर रिहर्सल में अमित जी मुझे सुपर। और एक लास्ट किस्सा, मतलब ये जो दो एबीज है मेरी जिंदगी में, ये इसलिए नहीं कि वो अमिताभ बच्चन है, ये दोनों को मैंने देखा कि सिर्फ मेहनत पे भरोसा करते हैं। अभी अमित जी किसी एड फिल्म का शूट कर रहे थे, जी। और अभी के जो डायरेक्टर्स कौन होंगे, 35 साल 40 साल मैक्स, जी। उनसे आधे से ज्यादा। तो अमित जी ने एक एड फिल्म का शॉट दिया,
अच्छा 2 दिन शूटिंग थी फिल्म सिटी में, उन्होंने दोपहर को 2 बजे तक सारा पैकअप कर दिया और उन्होंने एक शॉट दिया और डायरेक्टर ने, जाहिर है, वेरी गुड सर, ओके, तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा, एक और करो। दिस इज अमिताभ बच्चन। उनको मालूम पड़ा इसको पसंद नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही। ये दैट्स व्हाई मैं इन दोनों को, मतलब ना, अमित जी बोलते सुदेश जो मेहनत करता है उसकी लोग इज्जत करते हैं। और अभी आशा जी तो बन गई ना, आशा भोसले, झंडे गाड़ दिए, हिमालय पार कर दिया सब, तो उनको अभी मैं एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी है तो रियाज चालू। क्यों? तो वो कभी नहीं, एज ए स्टूडेंट, ये दो जो एबीज है ना, इनको राइट, आज भी वो सीख ही रहे थे। तो उनसे एक्टिंग या गाना कम सीखा है, लेकिन ये जो किशोर दा, लता जी, आशा जी, बच्चन साहब, इन्होंने कभी मेरे सामने कभी नहीं कहा कि हम वी आर ग्रेट या वी आर नंबर 1, सिर्फ अपने काम पे फोकस। तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये चीज़ें उनसे सीखी। गाने तो उनके सुनते ही हैं, लेकिन हम लोग ना जब फॉरेन जाते हैं ना 1.5 महीना, तब मालूम पड़ता है असली सुपरस्टार कौन है, या ये सिर्फ नाम का सुपरस्टार। कपड़े कैसे पहनते हैं, अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, और कितना पैसे तो मिल गए, अरे हम जाएंगे स्टेज पे, कुछ भी कोई नहीं। तो इसलिए आज वो नंबर 1 होल्ड करते हैं वो। सुदेश जी, चलते चलते बस आपसे पूछ कहेंगे ऑडियंस के लिए, एक ऐसा कोई रफ़ी साहब का गाना जिसको 4 सिंगर्स की आवाज़ आप गा दें, या वो बहुत फेवरेट हो? एक्चुअली कैसा ना, 3 दिन से मैं अभी तो हंस रहा हूँ आपके सामने। आई नो, और बहुत ज़्यादा। मैं एक काम करता हूँ, जैसे आपने याद किया ना, एक गाना अलग अलग आवाज़ों में नहीं, इन दिग्गजों की एक एक लाइन जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो मैं फॉलो करता हूँ। जी बिल्कुल। साथी न कारवा है, ये तेरा इम्तिहा है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको पुकारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये लता जी के लिए, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। एलपी लक्ष्मीकांत केवलाल जी, ये लक्ष्मीकांत जी का जी उन्हीं का गाना है। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कमाल है, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे वर्सटाइल जो शख्सियतें हैं वो हिंदुस्तान में बहुत ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और सुदेश जी उनमें से एक हैं। सुदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने का, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू। मेरी सैली पॉडकास्ट में आपके आने का।
और दोस्तों मैं पूरा यकीन है आज का शो आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत टचिंग शो था ये। लेकिन आप ऐसे मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसके साथ-साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियोज़ का भी पता चलता रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you.